राक्षस मणि, जिसे कुछ लोग जादुई क्रिस्टल भी कहते हैं, ये उस जादुई जीव मॉन्स्टर के भीतर पाई जाने वाली ऊर्जा ग्रहिका एनर्जी न्यूक्लियस होती है। इन राक्षस मणियों के भीतर अत्यंत प्रचंड और हिंसक विश्व ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि एक शक्तिशाली योद्धा भी इसे सीधे अपने भीतर समाहित करने का जोखिम नहीं उठाता। लेकिन इन्हीं राक्षस मणियों का प्रयोग रसायन एल्केमी में किया जाता है। जब कोई कुशल रससिद्ध एल्केमिस्ट इन्हें औषधियों के साथ शुद्ध करता है तो उनसे ऐसी बलवर्धक गोलियां पिल्स बनती हैं जो साधक की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती हैं। इन राक्षस मणियों का प्रयोग केवल औषधि में ही नहीं होता, बल्कि इन्हें अस्त्रों और कवचों में भी जरा जा सकता है। ऐसे शस्त्र न केवल अधिक विनाशकारी होते हैं, बल्कि उनमें विशेष ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वे योद्धाओं के बीच अत्यंत मांग में रहते हैं। इसी कारण राक्षस मणि समूचे आर्यमन में सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। हर योद्धा हर रससिद्ध इन्हें प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। यहाँ तक कि कई भाड़े के सैनिक दल मर्सनरी ग्रुप्स विशेष रूप से राक्षसों का शिकार करने के लिए ही गठित किए गए हैं। परंतु ये कार्य उतना सरल नहीं। राक्षस न केवल शक्तिशाली होते हैं, बल्कि चालाक भी। वे धोखे और विचित्र आक्रमणों से मानव योद्धाओं को मात दे देते हैं। अक्सर कई सैनिक दल आधे से अधिक साथी खो देते हैं, पर फिर भी उन्हें एक भी राक्षस मणि नहीं मिलती, क्योंकि हर राक्षस में मणि होती ही नहीं। ये पूर्णतः संयोग पर निर्भर है। इसीलिए राक्षस मणियां अत्यंत दुर्लभ और महंगी होती हैं। आर्यन ने अनन्या को शहर की संकरी गलियों से होते हुए दक्षिण दिशा में स्थित एक व्यस्त बाजार की ओर ले गया। वसुनगर में ऐसे कई मध्यम आकार के बाजार थे, जिनमें से प्रत्येक पर किसी न किसी कुल का अधिकार था। ये विशेष बाजार आर्यवीर कुल, आर्यन का कुल के अधीन था। कुल का कार्य केवल व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसके बदले में व्यापारी और भाड़े के सैनिक कर टैक्स देते थे। ये परंपरा आर्यमंडल में सदियों से चली आ रही थी। बाजार के द्वार पर आर्यवीर कुल के 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। उन्होंने आर्यन और अन्या को आते देखा तो तुरंत झुककर आदर से अभिवादन किया। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और भीतर चला गया। भीड़ की चहल पहल देखकर उसने मन ही मन सोचा, इतने लोग, ये बाजार सच में हमारे कुल के लिए सोने की खान है। उसी समय पीछे से एक सम्मानित आवाज आई, तीसरे स्वामी आर्जन और देवी अनन्या, क्या आप बाजार से कुछ विशेष लेना चाहते हैं? आर्यन ने मुड़कर देखा। पीछे 7-8 पुरुष आर्यवीर कुल की वर्दी में खड़े थे। उनमें से एक लगभग 30 वर्ष का व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके बैज पर 6 सुनहरे तारे जड़े थे। वह स्पष्टतः 6 सितारा डॉ योद्धा था। आर्यन के संदेह भरे भाव देख वह व्यक्ति मुस्कराया। तीसरे स्वामी, मेरा नाम पद्मनाभ है। मुझे आपके पिता आर्यवीर ने इस बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले वर्ष आपके जन्मोत्सव में भी मैं उपस्थित था। ओह, तो आप पद्मनाभ अंकल हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही उसे याद न हो, पर यदि यह व्यक्ति उसके पिता का नियुक्त है तो निष्ठा पर संदेह का प्रश्न ही नहीं। मैं बस ऊब गया था, इसलिए देखने चला आया। आप अपने काम में लगिए अंकल, अगर कोई जरूरत होगी तो बुला लूंगा, आर्यन ने नम्र स्वर में कहा। उसके शालीन व्यवहार से पद्मनाभ का चेहरा और प्रसन्न हो गया। ठीक है स्वामी जी, अगर कोई आवश्यकता हो तो हमारे लोग हर दिशा में तैनात हैं। आर्यन ने सिर झुकाया और अन्या का हाथ पकड़कर भीड़ में खो गया। पद्मनाभ ने पीछे मुड़कर अपने सैनिकों को आदेश दिया, पालक, तुम 2 लोगों को लेकर तीसरे स्वामी का पीछा करो और बाजार के छोरों को चेतावनी दो, यदि किसी ने आर्यन या देवी अन्या पर नजर डाली तो उनका यहाँ रहना मुमकिन नहीं रहेगा। जी कप्तान, आदेश मिलते ही 3 सैनिक भीड़ में विलीन हो गए। पद्मनाभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे स्वामी अब भी इतने विनम्र हैं, काश भविष्य में उनका भाग्य भी वैसा ही उज्जवल रहे। फिर एक लंबी सांस लेकर वह बाकी सैनिकों के साथ गश्त पर निकल पड़ा। आर्यन के साथ टहलती हुई अन्या ने पीछे देखा और मुस्कुराई। आर्यन, पद्मनाभ अंकल तो काफी अच्छे हैं। आर्यन ने सिर हिलाया, पर उसकी नजर बाजार के एक कोने पर टिकी थी। उसकी आत्मशक्ति सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक थी। वह उन छिपे हुए रक्षकों को महसूस कर सकता था। वह मुस्कुराया और बोला, 9वें स्तर की ऊर्जा और फिर भी 3 छिपे हुए रक्षकों को पहचान लेना। अनन्या, तुम तो बहुत आगे निकल रही हो। अन्या ने कंधे उचकाए और बस मुस्कुराई। वह अपनी प्यारी आदत से जवाब देती थी, मुस्कान और मौन। आर्यन ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा और बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, पर इतना जरूर जानता हूं कि तुम मेरी बहन जैसी हो। जो भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
ये कहकर वह आगे बढ़ गया। अनन्या कुछ पल वहीं ठिठक गई, फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। भाई कहते हैं, पर अनन्या तो लालची लड़की है। और फिर खिलखिलाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों बाजार के भीड़भाड़ वाले हिस्से की ओर बढ़े। आर्यन राक्षस मणि खोजने में व्यस्त था, जबकि अनन्या ऊपर एक सजावट की दुकान के पास रुक गई। वहां एक हल्की हरी कंगन रखी थी, जिस पर बर्फीली चांदी की हल्की चमक थी। वह स्पर्श में ठंडी थी, गर्मी के दिनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त। कला साधारण थी, पर काम नाजुक और सुंदर। अनन्या उसे लेने ही वाली थी कि याद आया, उसने सारा धन आर्यन को दे दिया है। वह मुस्कुराकर कंगन नीचे रख देती है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। वह किसी से मांगना नहीं जानती थी, यहाँ तक कि आर्यन से भी नहीं। उसी समय आगे से एक ऊंची आवाज आई, अरे ये तो देवी अनन्या है ना? वाह, आपसे यहाँ मिलना तो सच में सौभाग्य की बात है। अनन्या ने भौहें सिकोड़ी और देखा। एक अमीर परिधान पहने युवक अपनी टोली के साथ आगे आ रहा था। उसका नाम था राजवीर नलिन, एक कुलीन परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा। लगभग 25 वर्ष की उम्र, गोरा चेहरा, पर आंखों में विकृति की चमक। उसकी नजरों में केवल एक ही चीज थी, वासना। उससे दूर रहो। जब राजवीर नलिन ने प्रसन्न होकर अनन्या को पुकारा तो उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसने उसकी आवाज को नजरअंदाज किया और मुड़कर दूसरी दिशा में चल दी। देवी अनन्या। राजवीर ने उसे जाते देखा तो तुरंत बेचैन हो उठा। जल्दी से कदम बढ़ाकर उसने उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या रुक गई। उसकी लंबी छील सी आंखें आधी खुली थीं, जिनमें एक ठंडी ऊब छलक रही थी। वह मौन रही, पर उसकी नजरों में कहने को बहुत कुछ था। देवी अनन्या। राजवीर ने बोलने की कोशिश की, पर उसके शब्द गले में अटक गए। सुंदरियों से खेलना उसके लिए नया नहीं था, फिर भी अनन्या की आंखों के सामने उसकी जुबान बंद हो गई। थोड़ा ठहरकर अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, राजवीर जी, यदि कोई आवश्यक बात नहीं है तो कृपया मार्ग छोड़ दें, मुझे कुछ कार्य है। उसकी कोमल आवाज में दृढ़ता थी, जिससे राजवीर का चेहरा और भी लाल हो गया। हाँ हाँ देवी अनन्या, क्या आप कुछ खरीदने आई हैं? मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में बाजार घूम लें? राजवीर ने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। राजवीर जी, मैंने कहा ना, मुझे काम है, कृपया रास्ता दें। अनन्या का स्वर शांत था, पर उसमें उपेक्षा की मिठास छिपी थी। ना सुनकर भी राजवीर का बनावटी मुस्कान कायम रहा। उसने जेब से एक सुंदर नील सोने का कंगन निकाला। कंगन पर एक हरित राक्षस मणि जड़ी थी, जो हल्की हरी रोशनी फैला रही थी। स्पष्ट था कि यह कोई सस्ता गहना नहीं। राजवीर ने बनावटी हंसी के साथ कहा, देवी अनन्या, यह छोटा सा उपहार है। इसमें काष्ठ तत्व की राक्षस मणि जड़ी है, जो साधक के ऊर्जा संचय में सहायक होती है। आपने अभी साधना आरंभ ही की है, इसलिए ये आपको विशेष लाभ देगी। कृपया इसे अस्वीकार मत कीजिए, वरना मेरे सहायकों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसके साथ खड़े सैनिक नकली हंसी हंसने लगे। अनन्या ने हल्की भौहें तानी। ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाए, वह नहीं जानती थी। वह मना करने ही वाली थी कि उसकी नजर उस हरी मणि पर पड़ी। उसे याद आया कि आर्यन इसी प्रकार की मणि ढूंढ रहा था। उसकी पलकों ने झपकते हुए कहा, शायद यह काम आ जाए। राजवीर ने उसकी हल्की डील देखी और प्रसन्न होकर बोला, लीजिए ना देवी, ये तो बस एक सौहार्द भेंट है। हमारा नलिन कुल और आर्यवीर कुल एक ही श्रेणी के कुल हैं। ऐसे छोटे उपहारों का आदान प्रदान आम बात है। अनन्या ने मन ही मन सोचा, मैं कंगन लूंगी, मणि निकालकर आर्यन को दे दूंगी, और जब वह न देखे तो कंगन फेंक दूंगी। ये सोचकर उसने हाथ बढ़ाया, पर तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने चौंक कर पीछे देखा। आर्यन वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम जानती नहीं वो कैसा इंसान है? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, और फिर राजवीर की ओर मुड़कर बोला, राजवीर जी, आपकी भावना अनन्या ने स्वीकार की, पर यह उपहार कृपया वापस रखिए। राजवीर के चेहरे पर क्षण भर के लिए क्रोध चमका, पर अनन्या के सामने वह झूठी विनम्रता ओढ़े रहा। आर्यन जी, मैं तो बस मदद करना चाहता था। क्या आप नहीं चाहते कि अनन्या जैसी सुंदरी थोड़े आभूषणों से और निखर जाए? आर्यन ने हल्की सांस ली और उसकी हथेली से एक साधारण हरा कंगन निकाला। उसकी कीमत मुश्किल से 2-3 स्वर्ण मुद्राएं होगी। तुम्हें कंगन पसंद है ना? ये लो, पर याद रखना, किसी की भी मुफ्त चीज मत लेना। जो मुफ्त देता है उसके मन में हमेशा कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। राजवीर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, आर्यन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा कुल अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा, पर क्या तुम सच में इतना सस्ता कंगन उसे दोगे? उसकी हंसी में अपमान झलक रहा था। आर्यन ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। वह अनन्या की ओर देखकर बोला, लेना है तो लो, नहीं तो मैं फेंक दूंगा। यह बस 2-3 स्वर्ण की चीज है।
राजवीर और उसके अनुचरों ने ठाका लगाया, पर कुछ ही क्षण बाद उनकी हंसी वहीं रुक गई, मानो किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों। अन्या ने झटपट आगे बढ़कर आर्यन के हाथ से वह कंगन ले लिया। चेहरे पर लाली छा गई, पर उसने झिझक नहीं दिखाई। उसने वही कंगन अपने सफेद हाथों में पहन लिया और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद आर्यन। राजवीर का चेहरा हरा पड़ गया, उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। वह ताना मारते हुए बोला, ओह, तो देवी अनन्या को सादगी पसंद है। मुझे तो अब जाकर पता चला। आर्यन ने उसकी ओर देखा और सोचा, पिछले वर्ष ये 9वें स्तर पर था, अब एक साधक बन गया है, पर 100वें वर्ष की उम्र में इतना कोई विशेष उपलब्धि नहीं। राजवीर वहां से जाने को तैयार नहीं था। आर्यन ने हल्के स्वर में कहा, राजवीर जी, आपके रंगीन किस्से पूरे वसु नगर में मशहूर हैं। अनन्या अभी बच्ची है, आपके खेल उसके लिए नहीं हैं। कृपया भविष्य में उससे दूर रहें। फिर उसने अन्या की ओर देखा, उससे दूर रहो। अनन्या ने बिना झिझक सिर हिलाया। ठीक है। उसके लिए यह कोई कठिन निर्णय नहीं था। राजवीर उसके लिए बस एक अजनबी था, जबकि आर्यन उसका संसार। आर्यन की बात मानकर अन्या ने सिर हिलाया तो जयवीर का चेहरा फड़क उठा। उसकी मुट्ठियां तन गईं और उसकी ठंडी निगाहें आर्यन पर टिक गई। जयवीर के साथ खड़े उसके चेले तुरंत आगे बढ़े और आर्यन वो अनन्या को घेर लिया। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उनका इरादा अच्छा नहीं था। हालांकि ये बाजार के भीतर ली थी, लेकिन आसपास बहुत लोग मौजूद थे। लोगों की नजरें इस भीड़ पर टिक गईं, क्योंकि वसुनगर में आर्यन और जयवीर दोनों ही काफी मशहूर थे। आर्यन कभी प्रतिभाशाली, अब गिरा हुआ नायक, और जयवीर अपने बदनाम प्रेम प्रसंगों के लिए कुख्यात। जयवीर के आदमियों की हरकत देखकर आर्यन की भावना तन गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर मोड़ा और होंठों से सीटी बजाई। सीटी की आवाज पर सबकी निगाहें मुड़ी और देखा कि पेयन के नेतृत्व में बाजार के रक्षक तेजी से दौड़े चले आ रहे हैं। पल भर में ही उन पहरेदारों ने जयवीर के चेलों को चारों ओर से घेर लिया। तीसरे युवराज, सब ठीक तो है? पेयन ने आर्यन के सामने आकर झुकते हुए पूछा। उसकी नजर जाते जाते जयवीर पर भी पड़ी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जयवीर जी, यह बाजार आर्य कुल के अधिकार में है। क्या सच में यहीं पर लड़ाई करने का इरादा है आपका? जयवीर की आंखों में डर की झिलमिलाहट आई, पर तुरंत उसने व्यंग्य से कहा, तुम बस अपने कुल पर ही निर्भर रह सकते हो क्या? अगर मर्द हो तो। अगर मर्द हूं तो क्या? एकल द्वंद्व कर लूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। जयवीर ने चुनौती भरे लहजे में कहा, हाँ, क्या डर गए? आर्यन ने सिर पकड़कर हंस दिया। जयवीर जी, आपकी उम्र क्या है? जयवीर चुप रहा, होंठ फड़कते रहे। आप 21 के हैं और मैं 15। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो अभी युवावय संस्कार तक नहीं पहुंचा, उसे चुनौती दे हैं आप। थोड़ा भी लज्जा नहीं आती? उसकी मासूम बात सुनकर आसपास के व्यापारी और पहरेदार हंस पड़े। सभी जानते थे अब जयवीर की बात का कोई अर्थ नहीं बचा। भीड़ की हंसी सुनकर जयवीर के चेहरे पर लाली दौड़ गई। आर्यन की शांत मुद्रा देखकर वह भूल गया था कि वह अब भी केवल एक किशोर है। क्रोध से दांत पीसते हुए जयवीर ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। वह जानता था कि यहाँ आर्य कुल के पहरेदारों के बीच कुछ नहीं कर पाएगा। 1 साल बाद तुम्हारा युवावय संस्कार है ना? जयवीर ने व्यंग्य से कहा, तब तक तुम्हारी ताकत और भी घट जाएगी। शायद तब तुम्हें किसी उजाड़ गांव में भेज दिया जाएगा, बेचारा। आर्यन ने बस कंधे उचकाए और शांत रहा। जयवीर के भीतर कहीं गुस्से की आग जल रही थी। यह लड़का जो खुद अपंग है, इतना आत्मविश्वासी कैसे है? वह सोचता रहा, पर कुछ बोला नहीं। फिर झुझलाकर अपने आदमियों को जाने का संकेत दिया, लेकिन जाते जाते मुड़कर उसने कहा, सुना है आर्य कुल और वीरेंद्र कुल का विवाह संयोग टूट गया। हाँ हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। तेरी जैसी प्रतिभा के साथ नलिनी जैसी युवती को कौन बांध सकता है? वह ठाका लगाता चला गया। आर्यन की आंखें ठंडी पड़ गईं। अनन्या कुछ कहने को आगे बढ़ी, पर उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वो बस भौंकने वाला पागल कुत्ता है, क्या जरूरत है काटने की? पर उसने हद पार कर दी। अन्या ने गुस्से में कहा, मौका आएगा। आर्यन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि पेयन तक सिहर उठा। माफ करना पेयन चाचा, आपको तकलीफ दी, आर्यन ने सहज मुस्कान के साथ कहा। तनाव भरा वातावरण अचानक हल्का हो गया। पेयन ने आदरपूर्वक झुककर कहा, तीसरे युवराज मजाक कर रहे हैं। ये आर्य कुल की भूमि है। यहाँ जयवीर जैसे लोग मनमानी नहीं कर सकते। पेयन चला गया और आर्यन ने अन्या की ओर मुड़कर कहा, एक मामूली राक्षस कोर के लिए तुमने अपना विवेक भूल दिया? तुम जानती हो जयवीर कैसा आदमी है। उसका कुछ भी लेना मतलब उसका ईनी बनना। अनन्या ने कंधे उचकाते हुए कहा,
वो देना चाहता था, मैंने बस लिया मुफ्त में। आर्यन ने आंखें घुमाई। वो चीज कोई अनमोल नहीं थी। इतना उतावला होने की क्या जरूरत थी? मत भूलो, तुम आर्य कुल की प्रतिभा हो, अन्या ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तो आर्यन भैया मुझे इतना ध्यान से देख रहे थे। आर्यन ने चुपचाप उसकी कलाई पकड़ ली और दोनों बाजार की भीतरी गलियों की ओर चल पड़े। कई दुकानों से गुजरते हुए आखिरकार आर्यन की नजर एक दुकान पर टिक गई। वहां एक हरे राक्षस मणि पर अभी भी रक्त के निशान थे। आखिर मिल गया, उसने फुसफुसाया। वह हाथ बढ़ाने ही वाला था कि कुछ अजीब सा एहसास हुआ। एक अज्ञात भय मन में कौंध गया। उसकी नजर यूं ही बगल की ओर गई और वहां उसने देखा एक काले धातु का टुकड़ा पड़ा था जो जंग और मिट्टी से भरा हुआ था, मानो किसी पुरानी कब्र से निकला हो। उसी क्षण उसके मन में एक आवाज गूंजी, अरे आर्यन, उस काले धातु खंड को खरीद ले, वो मामूली नहीं है। यह ऋषियम की आवाज थी, वही वृद्ध आत्मा जो उसकी आत्मा में निवास करती थी। अपने मन के भीतर आती आवाज को सुनकर आर्यन ने पलकें झपकाईं और हल्का सा सिर हिलाया। काले धातु के टुकड़े को तुरंत उठाने के बजाय आर्यन ने धीरे से वह हरे रंग का दानव कोर, मॉन्स्टर कोर उठाया जो अब भी खून टपका रहा था। पीछे खड़े फटेहाल भाड़े के सिपाही की ओर देखते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा, ये कोर किस दैत्य से मिला है? हाँ, युवा स्वामी की नजर तो कमाल की है। ये पहले स्तर के जादुई दैत्य वन लोमड़ी का कोर है, बहुत उम्दा गुणवत्ता का है। हमारी तेजदांत भाड़ा टोली ने इसे पाने के लिए 3 दिन तक घात लगाई और 5 वन लोमड़ियों को मारने के बाद ही इसे पाया। सामने वाले भाड़े के सिपाही ने आर्यन के शानदार वस्त्रों को देखकर अपने माल की खूब प्रशंसा की। अगर युवा स्वामी को पसंद आए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं ठीक रहेंगी। हाँ, इसे पाने में हमारे कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आर्यन ने कोर पर जमे खून को साफ किया, अब भी ताजा था। उसने सिर हिलाया और सिपाही की छाती पर चमकते 2 स्वर्ण सितारों पर नजर डालते हुए कहा, बहुत महंगा है। सामान्यतः पहले सत्र के कोर की कीमत 66 से 66 चित्सिरी सोने की होती है और वन लोमड़ी का हमला भी बहुत शक्तिशाली नहीं होता। क्या तुम्हारे साथी डॉ योद्धा नहीं है? भाड़े के सिपाही के होंठ फट गए। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फार 70 सोने में ले जाइए, इससे कम नहीं, हमें भी तो जीना है। आर्यन ने हल्की सांस ली, चुककर बेतरतीब ढंग से कई वस्तुएं उठाई, जिनमें वह हस्यमी काला धातु टुकड़ा भी शामिल था, और बोला, इन सब के लिए 70 सोने। सिपाही ने राहत की सांस ली, क्योंकि आर्यन के हाथों में जो बाकी चीजें थीं वे सस्ती थीं। ठीक है, सोना चुकाकर आर्यन तुरंत वहां से चला गया। है लड़के, इतनी सावधानी सिर्फ चीजें खरीदने में? उसके दिमाग में गुरुदेव अशी वरुण की चिढ़ाने वाली आवाज गूंजी। वे सब ठग हैं, अगर जरा भी दिलचस्पी दिखाओ तो दाम 2 गुना कर देते हैं। मैं मूर्खता में पैसे नहीं गवाऊंगा। ये कहते हुए आर्यन ने अपने अंगूठी में बसे ऊशी वरुण की ओर ध्यान देना बंद किया और अन्या के साथ बाजार से निकलकर कबीले की ओर लौट गया। अन्या से विदा लेकर आर्यन भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। देखा, ऊशी वरुण पहले ही अंगूठी से बाहर आ चुके थे। आर्यन ने जड़ी बूटियां और दैत्य कोर मेज पर रखे और पूछा, गुरुदेव, सब सामग्री आ गई है, अब क्या करना होगा? ऋषि वरुण मुस्कुराए, सामग्री को ध्यान से देखते हुए बोले, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि वो काला धातु टुकड़ा असल में है क्या? अरे, आर्यन ने चौंक कर पूछा। फिर वह टुकड़ा निकालकर उलट पलट कर देखने लगा, लेकिन कुछ समझ न आया। इसका क्या काम है? उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। ऋषि वरुण हंसे। इसमें एक डॉ कला छिपी है, और जिसने इसे बनाया था वह निश्चय ही एक कुशल रसायन साधक रहा होगा, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जिसकी आत्मा शक्ति प्रबल हो इस धातु के भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। डॉ कला? आर्यन की आंखें चमक उठी। कौन से स्तर की? ऋषि वरुण मुस्कुराए। 0 हस्त निम्न क्षत्र स्तर की कला। निम्न क्षत्र स्तर। आर्यन के चेहरे पर उल्लास भर गया। उसने सोचा नहीं था कि जिस कचरे को उसने खरीदा उसमें इतनी उच्च कला छिपी होगी। उसके अपने कबीले में तो अधिकतम मध्यम क्षत्र स्तर की कला थी, जो केवल मुखिया और बुजुर्गों को सिखाई जाती थी। ऋषि वरुण ने समझाया, 0 हस्त, जब यह कला पूर्ण हो जाती है तो हजारों मन वजनी शिला को भी खींच सकती है। शत्रु पर प्रयोग करने पर उनके शरीर से रक्त को बलपूर्वक खींच लेती है। रक्त खींच लेती है? आर्यन ने आश्चर्य से कहा, यह तो अद्भुत है। अगर रक्त ही निकल जाए तो सामने वाला मरेगा ही। ऋषि वरुण ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह तभी काम करेगा जब तुम्हारी शक्ति सामने वाले से अधिक हो। यदि कोई तुमसे शक्तिशाली हुआ तो उल्टा वो तुम्हारे नजदीक आ जाएगा और मरोगे तुम।
ऋषि वरुण ने धातु पटिया को लापरवाही से एक ओर रख दिया, परंतु आर्यन के लिए यह खजाना था। वह मुस्कराया और बोला, फिर भी ये तो कबीले की कलाओं से बेहतर है, मैं इसे सीखूंगा। ऋषि वरुण ने हंसते हुए कहा, तेरे तीसरे स्तर के डॉकी से तो तू अभी एक टहनी भी नहीं खींच पाएगा, और खून खींचने की बात कर रहा है। आर्यन ने आंखें घुमाई और धातु पटिया को प्रेम से उठाकर सीने से लगा लिया। ऋषि वरुण ने सिर हिलाया। लोबिया बालक, चलो अब काम की बात करो। वह कोड़ दो और एक बड़ा कटोरा पानी लाओ। आर्यन ने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। कमरे में शांति थी। ऋषि वरुण ने नील जड़ी उठाई, गहरी सांस ली और उनकी हथेली पर सफेद अग्नि प्रकट हुई। अग्नि प्रकट होते ही कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। आर्यन आश्चर्य से देखने लगा। डॉ ऊर्जा को भौतिक अग्नि के रूप में प्रकट करना, यह तो उसके पिता तक नहीं कर पाए थे। ऋषि वरुण ने शांत भाव से लजरी को अग्नि में डाला। पल भर में वह हरित द्रव में बदल गई। फिर उन्होंने 2 अस्थि शुद्धि पुष्प भी अग्नि में डाले। धीरे धीरे हरा द्रव शुद्ध होकर छोटा होने लगा। 1 घंटे तक प्रक्रिया चलती रही। अंततः दानव कोर भी पिघलकर हरे द्रव में बदल गया। अब वह शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त था। ऋषि वरुण ने अग्नि बुझाई और ऊर्जा गोला कटोरे में फेंक दिया। पानी का हरा हरा हो गया। अब तुम इसमें साधना करोगे, उन्होंने कहा। यदि कोई विघ्न न पड़ा तो 1 वर्ष में तुम 7वां स्तर डॉ की प्राप्त कर लोगे। आर्यन ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। ऋषि वरुण मुस्कराए। पर याद रखना, यह औषधि सिर्फ 2 महीने चलेगी, फिर से सामग्री जुटानी पड़ेगी। आर्यन का चेहरा उतर गया। धन्य है अमीर लोग, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। खिड़की से छनकर आती गर्म धूप आलस्य भरे अंदाज में सजे संवरे कमरे में फैल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक युवा, जिसका ऊपरी शरीर नग्न था, लकड़ी के बड़े कटोरे में पद्मासन लगाकर बैठा था। उसकी दोनों हथेलियां किसी विचित्र मुद्रा में जुड़ी थीं, आंखें बंद थीं और श्वास शांत लेकिन प्रभावशाली थी। उसके नीचे कटोरे में रखे रहस्यमयी हरे द्रव से हल्की चमक उठ रही थी। जैसे जैसे युवक की साधना बढ़ती गई, कटोरे का द्रव धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगा। उस हरी भाप की लहरें ऊपर उठीं और उसकी सांसों के साथ उसके नथुनों में समा गईं। वह युवक कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। हरी भाप के शरीर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा चमक उठा, मानो सफेद संगमरमर सा कोमल और दमकता हो गया हो। जैसे जैसे शरीर में डॉ ऊर्जा बढ़ती गई, आर्यन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह रुका नहीं, आंखें बंद रखे उसी मुद्रा में स्थिर बैठा रहा और लालच से उस हरी ऊर्जा को अपने भीतर समेटता गया। धीरे धीरे वह द्रव उसकी त्वचा से अवशोषित होकर उसकी अस्थियों को मजबूत करने लगा और उसके ऊर्जा मार्गों को शुद्ध करने लगा। कुछ देर बाद पूरा कमरा हरित धुंध से भर गया। हरी भाप इतनी गाढ़ी हो गई कि आर्यन का शरीर धुंध के आवरण में छिप गया। समय बीता गया। खिड़की से आती धूप मध्यम हुई और कमरे का तापमान ठंडा पड़ने लगा। कुछ समय बाद कटोरे में शेष रह गई अंतिम हरी भाप भी आर्यन ने समेट ली। उसकी पलकों ने कंपन किया और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। गहरी काली आंखों में अब हल्की हरी चमक चिलमिला रही थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और तुरंत खड़ा हो गया। शरीर पर चिपकी ठंडी जल बूंदें नीचे बहने लगीं। तन को फैलाते हुए उसने कहा, इस रफ्तार से 2 महीने में मैं 5वां डॉ की स्तर प्राप्त कर सकता हूँ। इसके बाद आर्यन ने पूरा 15 दिन अपने कमरे में बिताया। खाना, सोना और शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा उसका हर क्षण साधना में बीता। साधना नीरस और कठिन थी, परंतु पिछले 3 वर्षों के अपमान और उपहास से ये कष्ट कुछ भी नहीं था। 3 वर्षों के तानों ने उसे सिखा दिया था, इस संसार में शक्ति ही सब कुछ है। धीरे धीरे लेकिन निरंतर अभ्यास से परिणाम सुखद आने लगे। ऋषि वरुण द्वारा बनाई गई वह हरी औषधि आर्यन की, और यहाँ तक कि खुद ऋषि की अपेक्षा से भी कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हुई। जहाँ ऋषि ने अनुमान लगाया था कि आर्यन को 4था डॉ की स्तर पाने में 1 महीना लगेगा, वहीं आर्यन ने यह उपलब्धि केवल 15 दिन में प्राप्त कर ली। ऋषि वरुण भी उसकी गति देखकर चकित थे। हालांकि आर्यन पहले भी अभ्यास कर चुका था, परंतु यह प्रगति तो असाधारण थी। डॉकी की साधारण थी। डॉकी की साधना में सबसे कठिन चरण आरंभिक 10 स्तर होते हैं। बहुतों को इन्हें पार करने में 10 से 20 वर्ष लग जाते हैं, परंतु जैसे ही व्यक्ति डॉ योद्धा बनता है, उसकी प्रगति कई गुना तेज हो जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आधे महीने में आर्यन की साधना अत्यंत चमत्कारिक थी। कटोरे से बाहर निकलते हुए उसने देखा, भीतर का द्रव अब हल्का हरा हो गया था। वह बुदबुदाया, क्या यह अगला 1.5 महीना और चलेगा? शरीर से पानी पोंछकर उसने साफ वस्त्र पहने और पलंग पर बैठ गया। तकिए के नीचे से उसने वह काला धातु टुकड़ा निकाला। आर्यन ने उसका जंग पहले ही साफ कर दिया था। अब वह चिकना और रहस्यमयी चमक लिए हुआ था।
पिछले 15 दिनों में जब भी उसे विश्राम मिलता, वह इसी शून्य हस्तकला के रहस्यों पर ध्यान करता था। ऋषि वरुण के निर्देशन में अब उसे इस कला की कुछ समझ आ गई थी, परंतु ऊर्जा की कमी के कारण वह अभी इसका वास्तविक प्रयोग नहीं कर पा रहा था। यह बात उसे थोड़ा निराश करती थी। आर्यन ने धातु पट्टिया को दोनों हथेलियों के बीच रखा, आंखें मूंदीं और अपनी आत्मा शक्ति से उसके भीतर झांकने लगा। कमरा फिर से शांत हो गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और दाहिना हाथ पंजे की मुद्रा में उठाया। उसकी ऊर्जा हथेली की नसों और बिंदुओं से होकर एक खींचने वाली शक्ति में बदल गई। ठप! सामने रखी मिट्टी की फूलदानी कांपती हुई कुछ बार घूमी, फिर मेज से गिरकर ठकाक की आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गई। आर्यन ने धीरे से कहा, कला तो क्षत्र स्तर श्वान लेवल की है, लेकिन मेरी ऊर्जा अभी बहुत कमजोर है। अगर मुझे किसी इंसान को अपनी ओर खींचना है तो कम से कम 7वां स्तर चाहिए। वह हल्के से मुस्कुराया। खैर, अब जब फिर से ऊर्जा साधना संभव है तो पहले अपने कबीले के अभ्यास भवन जाकर कुछ निम्न स्तर की कलाएं सीख लेता हूँ। ये शून्य हस्त तो अभी बहुत आगे की बात है। आह भरते हुए आर्यन पलंग से उतरा और अंगूठी में मौन पड़े ऋषि वरुण की ओर देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। तेज धूप से आंखें मिचमिचाते हुए उसने दरवाजा बंद किया और पत्थर की पगडंडी पर चल पड़ा जो कबीले के पिछले भवनों की ओर जाती थी। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे पीपल और विलो वृक्ष थे। हरी छांव की ठंडक धूप की तपिश के बिल्कुल विपरीत थी, मन को सुकून देने वाली। वह रास्ता मोड़ ही रहा था कि पास की गली से किसी युवती की हंसी सुनाई दी। आर्यन की भौहें सिकुड़ीं और आवाज की दिशा में देखा। कुछ लड़कियां हंसती हुई उसकी ओर आ रही थीं। उनके बीच एक बेहद सुंदर युवती थी जिसका सौंदर्य बाकी सबको फीका कर रहा था। वह थी मीरा, जो अन्या के बाद की परीक्षण में दूसरे स्थान पर रही थी। आर्यन की नजर मीरा पड़ी, वही लड़की जो कभी उसके साथ हर समय भैया भैया कहती फिरती थी। अब उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्य मुस्कान आई और उसने सिर झटक लिया। जब मीरा की नजर आर्यन पर पड़ी तो उसकी हंसी एकदम थम गई। सूरज की किरणों में खड़ा वह युवक शांत, आत्मविश्वासी और आकर्षक दिख रहा था। मीरा की बड़ी आंखें उसे देखती रह गईं, मानो ये जानने की कोशिश कर रही हों कि उसके होंठों पर हल्की मुस्कान है या तिरस्कार की झलक। पल भर को उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खो दिया हो। 3 साल पहले यही मुस्कुराहट उसके हृदय को मोहित कर चुका था।